Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to learn about first aid in snake bite and how you should provide first aid in case of somebody suffering from electric shock. So let's start with the first aid in snake bite. Now विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी भी स्नेक बाइट को हमें हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियसली लेना चाहिए. Although we know for a fact that not all snakes are venomous, but at the same time we don't know for sure कि जिस भी सांप द्वारा हमें काटा गया है वो जहरीला है अथवा नहीं. सो डाउट या फिर कंफ्यूजन को क्रिएट करने से बचने के लिए the first thing that everybody should realize is that we should treat every snake bite as a medical emergency, just like what we learned during the first aid in case of a dog or a cat bite. हमेशा अर्ली एक्सेस टू मेडिकल केयर यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की समय रहते पहुंच ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है इन केस ऑफ स्नेक बाइट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन. दिस मीन्स कि हमें एक ऐसे हेल्थ सेंटर को तक पहुंचना समय रहते बहुत ज़रूरी है जिसके पास बेसिक रिसोर्सेज हों इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए और एंटी वेनम और एडजंक्ट थेरेपी को एडमिनिस्टर करने के लिए. इसके बारे में हम आगे जानेंगे. जिन भी लोगों को ये सस्पिशन होता है या फिर ये पता होता है कि दे हैव बीन bitten by a venomous snake, they should be transported to a health facility without any delay. फर्स्ट एड दी जानी चाहिए जिसके बारे में हम अभी और जानेंगे. और ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि जो हम मूवीज में देखते हैं कि जहर को चूस के बाहर निकालना या फिर काले पत्थरों से उसको रगड़ना या फिर उस पर मिर्ची लगाना आदि चीज़ें आदि प्रैक्टिसेस से हमें बचना है, उसे अवॉइड करना है. हर साल कई लोग स्नेक बाइट की वजह से अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं. दे डाई मेनली बिकॉज वो समय रहते हेल्थ फैसिलिटी तक नहीं पहुंच पाते या फिर उन्हें सुलाते हुए फ्लैट अपने कमर के बल पीठ के बल सुलाते हुए ले जाया जाता है जिसके कारण उनकी श्वास नली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है. वो पैरालिसिस मसल पैरालिसिस से ग्रसित हो जाते हैं और इवेंचुअली दे लूज देयर life. So there are a couple of tricks and tips which you can follow in the first aid during snake bite जो कि व्यक्ति के जीने मरने या फिर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को चेंज कर सकता है. हर हेल्थ फैसिलिटी स्नेक बाइट केसेस को इमरजेंसी के रूप में ट्रीट करता है और बिना किसी डिले के पेशेंट को एंटी वेनम थेरेपी प्रोवाइड करने की प्रायोरिटी रखता है. एंटी वेनम्स यानी जिसे आप कहें कि जहर का जो तोड़ है वो कितना समय रहते पेशेंट तक पहुंचाया गया है वो भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं. क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को समय रहते एंटी वेनम थेरेपी ना मिली, बट थोड़ा लेट होने पर भी यदि उसे एंटी वेनम दे दिया जाता है तो उसकी जान तो बच जाती है, पर जो टॉक्सिन या जो जहर है जो स्नेक वेनम है वो उसके शरीर में काफ़ी डैमेज कर चुका होता है जिसकी वजह से उनकी रिकवरी स्लो होती है या फिर उन्हें बाकी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के, स्लो रिकवरी के, डिसेबिलिटी के रिस्क द्वारा भी गुजरना पड़ता है. सो फर्स्ट एड इन स्नेक बाइट का पहला नियम है कि पेशेंट को समय रहते जल्दी से जल्दी हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचाया जाए. अगर हम पॉइंट वाइज फर्स्ट एड को देखें तो सबसे पहले जैसे ही सांप द्वारा काटा गया है व्यक्ति को वैसे ही उस एरिया से व्यक्ति को दूर ले जाना चाहिए, अलग कर देना चाहिए ताकि दोबारा से कटने का रिस्क नहीं हो.
अगर स्नेक अभी भी सांप अभी भी क्योंकि सांप के लिए भी काटना एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो स्नेक अगर अभी भी व्यक्ति के शरीर से जुड़ा हुआ है तो उसे लकड़ी की सहायता से या किसी टूल से अलग कर दें। दूसरा आपको काम ये करना है कि जो आमतौर पर एक भ्रांति है कि उस अंग को जहां पर स्नेक ने काटा है उसको टाइटली बांध के रखें। ऐसा होने की बजाय कोई भी टाइट चीज, चाहे रिंग हो या फिर कोई पाजेब हो, ब्रेसलेट हो, उनको समय रहते उस कटे हुए या फिर अफेक्टेड अंग से हटा देना चाहिए। तीसरा स्टेप है कि हमेशा पेशेंट को काम और कंपोज्ड रखें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर स्नेक बाइट्स नॉन वेनेमस यानी बिना जहर के सांपों द्वारा किया जाता है। बट अगर एक जहरीले सांप द्वारा भी काटा गया है तो भी द रिस्क ऑफ डेथ इज नॉट इमीडिएट। ऐसा नहीं है कि अचानक से मृत्यु हो जाएगी, ये एक प्रोसेस है और उस बीच में हमारे पास समय रहता है पेशेंट की जान को बचाने के लिए। इसलिए हमेशा पेशेंट की ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें और उसको हमेशा काम एंड कंपोज रखने की कोशिश करें। पेशेंट एजिटेट ना हो इसको इंश्योर करें। देन the important thing is to immobilize the patient completely, because जो स्नेक बाइट है, स्नेक वेनम है, वेनम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा जो है वो शरीर के बाकी अंगों तक फैलता है। और लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली आप जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा त्वरित वो सर्कुलेशन होता है। इसलिए as a fact, as a fundament, it is followed that the person should be immobilized, but इंसान को ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। और जिस भी अंग पे, चाहे हाथों पे, आमतौर पर जो स्नेक बाइट होता है वो या तो पैरों पे होता है या फिर हाथों पे होता है, तो उस अंग को एक कपच्ची या स्प्लिंट के माध्यम से सीधा रखें और स्टिल रखें ताकि वो बार बार अंग मूव ना करे। पेशेंट को एक स्ट्रेचर या फिर मेकशिफ्ट स्ट्रेचर के माध्यम से सीधा हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा कोई भी टाइट बेल्ट या फिर कपड़े की पट्टी से उस अंग को ना बांधें, इससे अननेसेसरी स्वेलिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसके पश्चात आप प्रेशर अप्लाई करें जहां पर स्नेक बाइट हुआ है, और बहुत ज़्यादा ओवरली प्रेशर, आपको एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ट्रेडिशनल मेथड्स को अवॉइड करें। हर्बल मेडिसिन्स, कोई लेप या फिर मिर्ची या फिर खून को चूस के जहर को चूस के बाहर निकालना, और इन सारी फैंटेसी प्रैक्टिसेस को they are unproven, they are unsafe, so avoid those practices. Transport the patient to the health facility as soon as possible because it will make a difference of life and death कि आप कितनी जल्दी व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचाते हैं। हो सकता है हल्की सी भी देरी उस पेशेंट के कोई जान पर तो ना बनाए, बट पेशेंट के हेल्थ को लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो पैरासिटामोल दी जा सकती है। आमतौर पर स्नेक बाइट में असहनीय पेन होता है। इसके अलावा वॉमिट हो सकती है, उल्टी आ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति की श्वास नली ऑब्स्ट्रक्ट होनी शुरू होगी, उसमें बाधा आनी शुरू होगी। इसलिए हमेशा व्यक्ति को उसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट पर लिटा के रखें ताकि व्यक्ति की जो पेशेंट है उसकी श्वास नली में किसी किस्म का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई अवरोध पैदा नहीं हो, वो नॉर्मली सांस ले सके। उसकी ब्रीदिंग को हमेशा मॉनिटर करें। अगर उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रिससिटेशन करने को तैयार रहें। सिर्फ इन बिंदुओं का ध्यान रखकर भी आप किसी भी व्यक्ति को जो है बचा सकेंगे, उसकी जान भी बचा सकेंगे और उसके ऊपर स्नेक वेनम से होने वाले अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट से भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। Now let's start with first aid in electric shock.
इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है? बेसिकली जब कोई किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक हमारे फिजियोलॉजिकल या हमारे शारीरिक रिएक्शन को भी कहा जाता है, और it is also termed as the injury that is caused by an electric current, जो कि हमारे शरीर द्वारा पास होता है जब भी हम किसी ओपन इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं। बिजली का झटका हमें तब लगता है जब हम किसी बिजली के सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। इन दैट केस the electric energy starts passing through our body, causing a lot of damage and is termed as an electric shock. कैसे लग सकता है इलेक्ट्रिक शॉक? जब आपने कोई ओपन वायर को, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ऑन है और आपने ओपन वायर को छुआ है, तब आपको शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यदि पानी में है, बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पानी के कांटेक्ट में है और आप भी पानी के कांटेक्ट में हैं, तब भी करंट लगता है, जिसे हम आप बोलचाल की भाषा में करंट लगना कहते हैं। अगर आप, इफ यू आर ट्रूली अनफॉर्चुनेट, और अगर आपके ऊपर बिजली गिर जाए तो उसे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक की कैटेगरी में लाना होगा, बिकॉज द इंजरीज आर क्वाइट सिमिलर। एंड कोई अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि एक्सपोज्ड है और किसी तरीके से आपकी स्किन उसके कांटेक्ट में आती है, या फिर आप उसी पानी में चल रहे हैं जिस पानी में वो ओपन एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अंडरग्राउंड, देन ऑल्सो यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। सो होता क्या है जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है? कई इलेक्ट्रिक शॉक्स इतने माइल्ड होते हैं, या फिर आप इतनी कम इंटेंसिटी के होते हैं दैट दे माइट कॉज नो इंजरी एट ऑल, बट द मोस्ट कॉमन रिएक्शन दैट आवर बॉडी हैज इज बर्न्स, यानी हमारे शरीर में हमारा शरीर जल जाता है जब भी हम बिजली के तार के या बिजली का झटका हमें लगता है, तो हमारा शरीर जलता है। it causes burn injuries, which is most common. Then सिवियरिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो सिम्टम्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो सीरियस होते जाते हैं। इसके बाद कार्डियक अरेस्ट यानी हृदयघात हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, और जैसे जैसे करंट हमारी बॉडी में जितने लंबे समय तक पास ऑन करता रहेगा वैसे वैसे वो हमारी मांसपेशियों, हमारी न्यूरॉन्स को, नर्व्स को और टिश्यूज को डैमेज करता रहेगा। एंड द लास्ट थिंग दैट कैन बी कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉक इज इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी बिजली का झटका लगने से होने वाली मृत्यु। आवर ब्रेन, आवर हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड द पर्सन डाइज। सो yes, it is a very serious condition. बिजली का झटका लगना कोई लाइट मैटर नहीं होता। इसके सिम्टम्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। शुरुआत में व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस को लूज करता है। कई बार ब्रोकन बोन्स एक इंजरी हो सकती है, हार्ट अटैक, पेन इन चेस्ट, आर्म, नेक, जॉ, देन यू हैव हेडेक्स, देन आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है, निगलने में समस्या आ सकती है, बिकॉज इट इज ऑल कॉज्ड बाय द डैमेज that is again that results from the passage of electric current throughout your body. So another one is irregular heartbeat, मसल्स में ऐंठन, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द, पैरों में, हाथों में सूनापन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग फेलियर, सीजर्स यानी ताने आना, एंड आपकी स्किन का जलना, स्किन बर्न्स. So this is how serious any skin burn, any electric shock can have such serious implications on anybody's body. तो क्या करें जब कोई हम कैसे व्यक्ति को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक को सफ़र कर रहा है या फिर बिजली के कांटेक्ट में आया है? तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कनेक्ट दी पावर सप्लाई, क्योंकि बिजली का सोर्स बंद करते ही उस व्यक्ति में फर्दर डैमेज को हम रोक सकते हैं। विक्टिम को या पेशेंट को आप तब तक टच ना करें जब तक आपने ये इंश्योर कर लिया है कि पावर सोर्स बंद हो चुका है, ताकि उसको सेव करने के चक्कर में आप भी इलेक्ट्रिक शॉक से ग्रसित ना हो।
बी स्पेशली केयरफुल कि आप जहाँ भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक से सफ़र कर रहा है वहाँ आसपास गीला ना हो, बाथरूम्स हो या स्विमिंग पूल हो, बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप गीले एरिया में जाके उस व्यक्ति को बचाएंगे तो आप भी उस इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आ सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज सेफ कि आप पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दें ताकि आप अपने आप को और पेशेंट को दोनों को फर्दर डैमेज से बचा सकें। अगर करंट बंद नहीं कर सकते हैं आप तो किसी नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो बिजली को कंडक्ट नहीं करते, जिनमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे कि झाड़ू, कुर्सी, लकड़ी, कोई कपड़ा, रबर, उससे उस व्यक्ति को पुश करके और बिजली के संपर्क से दूर करने की कोशिश करें। कुछ भी गीला या मेटेलिक इस्तेमाल ना करें, इससे आप भी बिजली के संपर्क में आ जाएंगे। ऑलवेज स्टैंड ऑन समथिंग ड्राई ताकि आप खुद जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से सफ़र ना हो। रबर के चप्पल पहन के रखें, नहीं तो न्यूज़पेपर पर खड़ा होने से भी आप बिजली से बचे रहेंगे। क्या नहीं करना है? व्यक्ति को सीधा ना छुएं, जो भी बिजली के संपर्क में आया हुआ है उससे सीधा छुएंगे तो आप भी उसी की तरह बिजली का झटका पाएंगे। डू नॉट अप्लाई आइस, बटर, कोई भी किस्म की कोई ऑइंटमेंट्स, मेडिकेशंस, कॉटन ड्रेसिंग्स या एडिसिव बैंडेजेस टू द बर्न। लेट द मेडिकल मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर डू इट्स जॉब। डू नॉट रिमूव द डेड स्किन, किसी भी इंजरी को छेड़े ना, उसको ठीक करने की कोशिश ना करें और हमेशा पावर को शट ऑफ कर दें, पावर को बंद कर दें और पेशेंट को उस जगह से थोड़ा दूर ले जाएं। फर्स्ट एड इलेक्ट्रिक शॉक के केस में बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि डैमेज बहुत एक्सटेंसिव होता है और ये डिमांड करता है कि एक एक्सपर्ट मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर या मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर ही जो है उस पेशेंट को ट्रीट करे, टेंड करे। But what you can do is always check whether the person is breathing okay. If the person is having breathing problem, then be ready to give CPR to the patient. ये आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग अगर स्टेडी है तो पेशेंट के जो जलने से जो भी इंजरीज हुई हैं उसको कूल रनिंग वाटर, बहते पानी नल के नीचे 20-1 मिनट तक रखें ताकि वहाँ की जलन कम हो। कोई भी तेल या ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश ना करें। पेशेंट अगर जल के और किसी हाइट से गिरा है तो उसको अननेसेसरीली मूव ना करें, उससे उसकी इंजरीज और ज़्यादा सिवियर हो सकती हैं। पेशेंट को काम रखें, कंपोज्ड रखें, पैनिक ना करें और एम्बुलेंस को बुलाएं बिकॉज अगेन the injuries caused by an electric shock at times are not visible. अगर शरीर पर कोई जलन के निशान नहीं भी हैं तो भी आप मान के चलें कि internal damage हो सकता है. So always call for an ambulance and take the person to a healthcare facility. So that is all for today's class. Today we learned about first aid during in case of a snake bite and also first aid in case of an electric shock.